Hello friends, welcome you all. Today we are going to cover unit number 6. It covers definition, scope and accounting standards. फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन से लेके उसके नेचर, पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा था. अब नेक्स्ट ये जो वीडियो ये पार्ट 2 होगा, इसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है. So starting with the accounting standard in India and its definition and scope. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है. तो किसी भी हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स जो भी है, हर जगह अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है. कोई भी एक बिजनेस शुरू करता है तो उसमें कुछ तो ट्रांजैक्शन होंगे और वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या होता है, तो किसी भी अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन को जब हमें रिकॉर्ड करना है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए कुछ मेजरमेंट लेनी होगी, हमें उसका कुछ ट्रीटमेंट होगा, कुछ डिस्क्लोजर होगा. ये सब चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हमें बताता है कि किस तरीके से आप अपने ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये चीज़ें बताता है. उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता कौन है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता है. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन किसने किया, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ICAI के द्वारा हुआ है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 21 अप्रैल 1977 को हुआ फर्स्ट टाइम. And the main function of ASB, that is Accounting Standard Board, is to formulate accounting standards so that the Council of ICAI may mandate such a standard. देखिए, इसमें ICAI के द्वारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाती है. तो इसको बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स है जो फॉलो किया जाता है. यहाँ पे प्रोसीजर दिया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है कुछ प्रोसीजर फॉलो करके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को बनाती है. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो ASB है वो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें मॉडिफिकेशन करती है. ये चेक करती है कि जितने भी कंपनीज़ हैं वो अगर कंपनी एक्ट 2003 या उसके पहले जो 1956 का कंपनीज एक्ट है, तो जितने भी कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं कि नहीं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे तैयार कर रही हैं कि नहीं, ये सब जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही देखती है. सो यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करके ये फॉर्मुलेशन होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉर्मुलेशन जो होते हैं वो क्या प्रोसीजर फॉलो करके होते हैं. तो सबसे पहले ये है कि ASB शैल डिटरमाइन द ब्रॉड एरिया. सबसे पहले तो एक एरिया चूज़ करना ज़रूरी है कि किस एरिया पे हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करना है. वो एरिया पिक करना है, डिटरमाइन करना है जिस पे हमें, जिसके रिस्पेक्ट में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है. जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन सपोज कि अभी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो मेंशन है, बट सपोज़ हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि डेप्रिसिएशन अगर मेंशन नहीं होता. सो एक टॉपिक चूज़ करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की डेप्रिसिएशन को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं. तो कंपनी में देखा जाता है कि जितने भी फिक्स्ड असेट होते हैं, क्योंकि फिक्स्ड असेट पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो जितने भी कंपनी के फिक्स असेट हैं तो वो अगर कंपनी उसको यूज़ कर रही है तो उसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन होते जाता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो कौन से फैक्टर्स पे उसकी कैलकुलेशन होगी, डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे निकालेंगे, डिप्रिसिएशन होता क्या है, प्लस उसको कैलकुलेट करके हमें प्रॉफिट में से माइनस करना है, फिर उसके ऊपर टैक्स पे करना है. तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की तरफ से जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के देते हैं, उसमें सब मेंशन होता है. सो अगर हम लोग टैक्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि टैक्स ऑन इनकम, अगर टैक्स ऑन इनकम का बात करें तो कितने स्लैब के अंदर रहेगा तो कितना टैक्स भरना है, या प्रॉफिट पे जो टैक्स होता है वो पे करना है, या उसमें से कुछ माइनस करके पे करना है. तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें स्पेसिफाई किया होता है. तो सबसे पहला तो होता है कि हमें ये डिटरमाइन करना होता है एक एरिया, ये टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है चूज़ करती है, डिटरमाइन करती है एरिया कि किस एरिया में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है. देन वो लोग सेकेंड में क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करते हैं। अब प्रिपरेशन करने के लिए सपोज आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आज के डेट में अगर आप चाहते हैं कि एक कार खरीदें, तो कार खरीदने से पहले क्या करते हैं, आपके फ्रेंड्स के पास वैसी कार है या कोई भी कार है तो आप उससे चेक करते हैं कि कार कैसी है, मॉडल कैसा है, स्पीड कैसा है, प्राइस कैसे मिला। अदरवाइज आप डिफरेंट डीलर के पास जाके और वहाँ से आप उसका कैटलॉग जो है वो आप लेते हैं कि आप कितने प्राइस पे मुझे दोगे। तो आप 2-3 जगह 4 जगह चेक करते हैं हर एक डीलर के पास, जहाँ पे आपको बेहतर प्राइस मिलती है उस हिसाब से आप खरीदते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि इसको प्रिपेयर करने से पहले स्टडी की जाती है। ये स्टडी हो सकती है कि फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंट्रीज़ में कौन सा स्टैंडर्ड अप्रोच वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वहाँ की कंपनीज़ जो है, वहाँ का बोर्ड जो है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, वहाँ से कुछ रिसर्च हो सकती है। प्लस यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जिनको इस एरिया में नॉलेज है, उससे कुछ उनके डायलॉग रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमें स्टडी मिल सकती है, जिससे हमें रिसर्च मिल सकता है, जिसका व्यू हमें मिल सकता है, वो कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट हो गया कि एरिया डिटरमाइन करना, सेकेंड हो गया कि स्टडी करना, देन थर्ड आता है बेस्ड ऑन द अबव एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्टैंडर्ड विल बी प्रिपेयर्ड। अभी देखिए स्टडी हो गई, अब स्टडी के ऊपर एक ड्राफ्ट बनेगी, एक रिपोर्ट बनेगी, उसमें सारे नोट्स बनेंगे कि अब इतने सारे स्टडी हो गई है, उस पर एक कंक्लूजन आया है, एक कंक्लूजन आएगा और वो कंक्लूजन को ड्राफ्ट बना के पब्लिक में शेयर किया जाता है। पब्लिक में शेयर करना, आम आदमी को तो डिप्रिसिएशन से क्या मतलब, डिप्रिसिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं, बट जो नॉलेज है, जैसे कंपनीज जिनको इसके बारे में जानकारी है और जो इससे इन्वॉल्व है, तो उनको कमेंट के लिए दिया जाता है। अगर उनका व्यू इस व्यू से कुछ अलग है या कुछ एक्स्ट्रा वो बताते हैं तो उसे भी हमें इसमें ऐड किया जाता है। तो सबसे पहला हो जाता है डिटरमाइन करना, एरिया को पिक करना, उसकी स्टडी करना, उसका रिपोर्ट बनाना, ड्राफ्ट बनाना। देन फोर्थ स्टेप आता है सारे कंसिडरेशन को, कमेंट को रिसीव करने के बाद द एक्सपोजर ड्राफ्ट विल बी फाइनलाइज बाय द ASB फॉर सबमिशन टू काउंसिल ऑफ ICAI। अभी ये सारे कमेंट्स रिसीव करने के बाद फाइनल करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो ICAI को सबमिट कर देती है। देन आती है बात ICAI के बाद। ICAI वो ड्राफ्ट को पढ़ेगी, समझेगी, उसकी एक कमेटी होती है, ग्रुप ऑफ CAs इसकी कमेटी होती है जिसमें वो पढ़ेंगे, मेंबर्स होंगे, CAs होंगे, फिर वो पढ़ेंगे, उसमें कुछ चेंजेस है तो मॉडिफाई करेंगे, इफ़ फाउंड नेसेसरी मॉडिफाई करेंगे, फिर कंसल्टेशन करेंगे ASB के साथ और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिलीवेंट सब्जेक्ट विल बी इशूड अंडर द ऑथोरिटी ऑफ द काउंसिल। अब उसके बाद वो पब्लिश कर देंगे कि ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया जो कि कंपनीज़ को फॉलो करना है। तो कौन फॉलो करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कौन करता है? ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसका शेयर और डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है और जिसका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है। उसके हिसाब से ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये हो गई बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है, नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 129(5) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129(5) के हिसाब से ऐसी कंपनी जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है, तो सबसे पहले अगर वो फॉलो नहीं कर रही है तो सबसे पहले उनसे डेविएशन पूछा जाता है, द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये उनसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर वो डेविएट कर रहे हैं तो उसका रीज़न पूछा जाता है। सबसे पहले कि डेविएशन पूछा जाता है कि ये डेविएशन क्यों है, फिर डेविएशन होने का रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है कि आप डेविएट कर रहे हैं, आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल इफेक्ट इफ़ अराइजिंग आउट ऑफ सच डेविएशन। अभी उसके बाद अगर कोई कंपनी बोलती है कि नहीं मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज नहीं करना है, मेरा खुद का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ही मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तैयार हो जाती है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि अगर आपके खुद के स्टैंडर्ड से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाती है तो वो क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, और अगर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करके अगर आप बनाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, तो वो कंपेयर करने के लिए वो देखा जाता है। तो ये सेक्शन में जो है 129(5) ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से
अगर जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ नहीं कर रहा है तो उनसे सबसे पहले डेविएशन पूछा जाता है कि क्यों नहीं कर रहे हो, और क्यों नहीं करने का रीज़न पूछा जाता है, और उनका फाइनेंशियल इफ़ेक्ट भी पूछा जाता है कि ये नहीं फॉलो करने के बाद क्या है इफ़ेक्ट उस कंपनी का, वो देखा जाता है। देन आता है द कंपोजिशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये देखिए, ए नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये गवर्नमेंट के लिए होता है। ये गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ होते हैं, जैसे देखिए एक CAGI होता है, आप सब जानते होंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो CAs का ग्रुप होता है जो ऑडिट करते हैं, जहाँ भी गवर्नमेंट उन्हें बोलती है वहाँ पे वो ऑडिट करते हैं। तो गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ हो, उसके लिए नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैड बीन नोटिफाइड ऑन 15 जून 2001। ये जो नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बना था कब, 15 जून 2001 में, और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर के थ्रू ये बना है। अब ये देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो ICAI ने बनाया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ICAI ने किया है, बट यहाँ पे जो नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका कॉन्स्टिट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर ने किया है। तो बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों चीज़ें अलग है। ये कमिटी, so next line is the committee has set up to advise the central government on the formulation and laying down the accounting policy and accounting standard for adoption by the corporate sector। तो ये जो है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कमिटी एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनके पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करने के लिए एडवाइस करती है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं, अभी तक कितने हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 29 तक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक है। सो सबसे पहला आता है कि नंबर, कौन सा नंबर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद उसका नाम आता है कि AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, और डेट ऑफ फॉर्मेशन आता है, किस दिन को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, अदरवाइज कुछ अमेंडमेंट हो गया तो उसका डेट यहाँ पे आता है। तो ये एक बार आप खुद गो थ्रू करिए, बट मुझे लगता है कि मैं इसको एक स्टोरी की तरह आपको नरेट कर दूंगी तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक बार हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम 1। एक मिस्टर ए है जो अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कोई एक मिस्टर ए है जो चाहते हैं कि मैं अपना एक बिजनेस शुरू करूं। तो सबसे पहले फर्स्ट उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे प्लानिंग और पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट उन्होंने पॉलिसी बनाया। देन सेकेंड में उन्होंने कुछ इन्वेंट्री खरीदने को सोचा कि कुछ स्टॉक खरीदेंगे ताकि कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके। तो इन्वेंट्री खरीदा उन्होंने सेकेंड में। थर्ड में उन्होंने सोचा कि अगर इन्वेंट्री को बेचूंगा तो ही मुझे कैश का फ्लो होगा, इनफ्लो आउटफ्लो जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है इन्वेंट्री को बेचने के लिए। थर्ड उन्होंने सोचा कि कंपनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए मुझे इन्वेंट्री को बेचना पड़ेगा। देन फोर्थ में अभी वो सोच रहे थे कि कल मैं इन्वेंट्री को सेल आउट करूँगा, तब तक अचानक से उनकी कंपनी में आग लग जाती है, एक्सीडेंटली फायर हो जाता है और उसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री जो है वो जल जाती है। तो कंटिंजेंसी हो जाती है, अचानक से उनके पास एक बर्डन आ जाता है, कंटिंजेंसी हो जाती है। देन फिफ्थ नंबर पे उन्होंने जो भी ये कंटिंजेंसी जो आ गई, सो मिस्टर ए ने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया और रीज़न पता चला कि प्रायर पीरियड में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग बराबर नहीं था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो प्रायर पीरियड में फिफ्थ नंबर पे उनको ये इन्वेस्टिगेट करके पता चला प्रायर पीरियड में कुछ प्रॉब्लम था। अब तो सारे उनके जो फिक्स असेट थे वो जल गए, स्टॉक जल गए, इन्वेंट्री जल गई, तो उसकी वैल्यू में कमी आ गई। कुछ बच गए थे बट जो भी बच गए तो अब डिप्रेशिएट हो गया। तो 6 नंबर पे उनका डिप्रेशिएशन आ गया उनके कंपनी में। देन 7th नंबर पे अब इतनी बड़ी लॉस के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अभी मैं थोड़ा एक नया बिजनेस कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो उन्होंने एक नया बिजनेस कंस्ट्रक्ट करने की सोची 7th नंबर पे। देन 8 स्टेप उन्होंने क्या फॉलो किया कि अब इतनी बड़ी लॉस के बाद उन्होंने थोड़ी सी अकाउंटिंग रिसर्च तो करनी पड़ेगी। 8 नंबर पे उन्होंने थोड़ी अकाउंटिंग रिसर्च की। एंड 9th नंबर पे उनको मालूम था कि नया बिजनेस को शुरू करने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यू बिजनेस में रेवेन्यू, 9 नंबर पे रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ी। अब उन्होंने अपने कंपनी के लिए थोड़े फिक्स असेट खरीदना चालू किया। फिक्स असेट 10,
10 फिक्स, ऐसे भी याद रख सकते हैं, 10 फिक्स है, 10 फिक्स है। देन उन्होंने असेट खरीद किया, 10 स्टेप ये फॉलो किया कि उन्होंने थोड़े फिक्स असेट खरीदे। देन उन्हें कुछ लोन की ज़रूरत पड़ी, तो अभी इंडियन बैंक से उन्होंने बहुत लोन ले रखा था, तो अभी उन्होंने सोचा कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज से लोन ले लिया जाए, तो 11th नंबर पे फॉरेन एक्सचेंज। देन उन्होंने अब फॉरेन से लोन लेना है तो गवर्नमेंट की ग्रांट की ज़रूरत होगी, 12th नंबर पे उनको आइडिया आया कि गवर्नमेंट से ग्रांट ले लेते हैं। देन अब उन्होंने सोचा कि मैं इस बार इन्वेस्टमेंट अच्छे से करूँगा, इस बार कुछ भी आगे पीछे सब देख के वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने सोचा। 13 पे इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट अच्छे से करने की सोची। अब उनकी कंपनी का ग्रोथ हो गया था, दूसरी बड़ी कंपनी ने बोला कि आप अपनी कंपनी का अमलगमेशन करो मेरे कंपनी के साथ। सो 14 नंबर पे अमलगेशन की ऑफ़र आई उनके कंपनी के पास। देन उन्होंने जैसे ही अमलगेशन की बात कंपनी के एम्प्लॉय को मालूम चली, तो सारे एम्प्लॉय अपने प्रीवियस बेनिफिट, जो पुराने बेनिफिट्स, जो पुरानी डिमांड थे जैसे सैलरी वगैरह, वो सब के लिए उन्होंने एम्प्लॉय ने ये कर दिया कि मुझे हमारे जो डिमांड किया कि हमारे पुराने जो सैलरी है वो आप पे करो। तो एम्प्लॉय के बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय बेनिफिट 15 पे एम्प्लॉय ने उनसे डिमांड किया। देन अभी एम्प्लॉय के, अब मिस्टर ए ने सोचा कि एम्प्लॉय के पैसे को तो देना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक बोरोइंग की, एक और उन्होंने बोरोइंग की, लोन लिया अलग से, बोरोइंग की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में बोरोइंग की उन्होंने। देन और जब उनको अमलगमेशन का ऑफ़र आया था, उस समय उन्होंने क्या किया कि सेगमेंट रिपोर्टिंग की अपने बिजनेस की। 17 स्टेप उन्होंने फॉलो किया कि सेगमेंट रिपोर्टिंग की। 17 सेगमेंट, एस से 17, एस से सेगमेंट, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, एस से 17, एस से सेगमेंट रिपोर्टिंग। देन सेगमेंट रिपोर्टिंग से उन्हें ये पता चला कि किसी एक सेगमेंट में कुछ अबनॉर्मल पेमेंट रिलेटेड पार्टी को की गई है, जैसे कि परिवार वालों को ही, एक ही परिवार के 4-5 लोगों को लोन दे दी गई है, रिलेटेड पार्टी को लोन दे दी गई है। तो 18 स्टेप में उनको पता चला कि रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर। देन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो पता चला कि ये पेमेंट जो है वो लीज रेंटल के लिए किया गया है। 19 स्टेप पे लीज रेंटल के लिए ये पेमेंट किया गया था। देन अब उन्होंने सोचा कि डिसाइड किया कि लीज पेमेंट को रोक दे, तो ऐसा करने से उनका अर्निंग पर शेयर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 20 अर्निंग पर शेयर अभी बढ़ गया, 20 नंबर पे उनका, जैसे ही 20 पे पहुँचे, 10 पे क्या था फिक्स असेट, और 20 पे क्या है कि अब उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। देन अब 31 मार्च आ गया और मिस्टर ए ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करने का सोचा। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 को उन्होंने ये सोचा कि अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए। 31 से 21 ध्यान रख सकते हैं कि इस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने तैयार किया। देन अब उन्होंने जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया तो उनको टैक्स पे करना होगा। तो अब उन्होंने अपने प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। यहाँ पे टैक्स जितने भी इनकम थे उसके हिसाब से 22 में टैक्स पे कर दिया। तो 21 में क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुआ। 31 से 21 याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद उन्होंने टैक्स पे कर दिया 22 स्टेप में। देन 23 में क्या बोला उन्होंने कि अभी मेरे कुछ एसोसिएट कंपनी हैं, उनका जो मैं टैक्स पे नहीं करूँगा। तो 23 रिप्रेजेंट की एसोसिएट कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन टैक्स पे क्यों नहीं करूँगा, तो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसके जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं, डिसकंटिन्यू ऑफ ऑपरेशन। 24 में ये आ जाता है कि उसके ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो गए हैं। देन तो टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला कि आप अपना इंटरिम रिपोर्ट दिखा दो मुझे, आपका इंटरिम रिपोर्ट। 25 में इंटरिम रिपोर्ट दिखाने को बोला गया कि अब 25 इंटरिम रिपोर्ट आप प्रोड्यूस करो। अब बिजनेस इतना, उसके बाद उन्होंने अपना इंटरिम रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर दिया इंटरिम रिपोर्ट। अब उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था कि उनकी ब्रांड वैल्यू हो गई थी। तो ब्रांड क्या होता है, इंटेंजिबल असेट। तो इंटेंजिबल में 26, इंटेंजिबल 26 में ब्रांड इंटेंजिबल असेट से ध्यान रखिए। देन अब ब्रांड पॉपुलर हुआ तो ज्वाइंट वेंचर का उनके पास ऑफर आ गया। तो ज्वाइंट वेंचर
थर्ड लास्ट इज ज्वाइंट वेंचर, दैट इज़ 27। अब मिस्टर ए ने देखा कि ज्वाइंट वेंचर करने से पहले अब उनकी असेट के पोजीशन में काफ़ी डिफरेंस है, तो वो टैली नहीं कर रहा है, मतलब कुछ इम्पेयरमेंट आ गए, कुछ डिफरेंसेस आ गए, कुछ इम्पेयरमेंट आ गए। सेकेंड लास्ट इज इम्पेयरमेंट ऑफ असेट 28, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। देन अब ये डिफरेंस देखने के बाद मिस्टर ए ने बोला कि जो भी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है उस पर केस कर देता हूँ कि ये डिफरेंसेस उसकी वजह से आई है। तो ये केस किया, तो ये केस ज़रूरी नहीं है कि मिस्टर ए ही जीते, मिस्टर ए के अगेंस्ट में भी आ सकता है। तो अगर मिस्टर ए के अगेंस्ट में आ जाता है तो अचानक से उनके ऊपर कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटी भी आ सकती है। तो 29 कवर कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद करने का तरीका। आप इसको एक दो बार सुनेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे कैसे स्टेप फॉलो हो रहे हैं और ध्यान में आ जाएगा। सो इतना, इसमें से 0.5 मार्क्स के दो क्वेश्चन आ सकते हैं। 0.5 मतलब 1 मार्क्स के 0.5 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं। एक मार्क्स भी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि कभी कभी 49 आ जाता है, 50 नहीं आता है। तो उसके बाद आपको ये पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना एलेबरेट करके वो पूछते नहीं हैं, जेआईबी में इतना कुछ पूछते नहीं हैं। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने के बाद हम लोग देख लेते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ यूएसए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैप का फुल फॉर्म क्या है। ये भी 0.5 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये फुल फॉर्म ही ध्यान रखिए, फुल फॉर्म इसमें पूछा जाता है। और ये यूएस का एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम दिया गया है। सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। GAAP are the accounting rules used to prepare financial statement for the publicly traded company and many private company in the United States। यूएस में जितने भी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है और कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए अकाउंटिंग रूल प्रिपेयर करता है गैप। So generally accepted accounting principle for local and state government operates under a different set of assumption, principle and constraint as determined by गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। यहाँ पे ये भी दिया है कि लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑपरेट करने के लिए अलग प्रिंसिपल है, इसके अलग प्रिंसिपल है जिसका नाम है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बट यहाँ पे कुछ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप का फॉलो करती हैं। और ये गैप नॉट रिटेन इन अ लॉ, किसी लॉ में लिखा हुआ नहीं है। तो ये हो गया। देन आता है, ये भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, सेक का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सेक का फुल फॉर्म है। देन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA, सिर्फ फुल फॉर्म ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है कि IFRS, ये भी एक थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। IFRS क्या होता है? IFRS क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS जिसका नाम कहा जाता है, आर फॉर्म्ड एज अ कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग बिजनेस अफेयर सो दैट कंपनी अकाउंट आर अंडरस्टेबल एंड कंपेरेबल अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्री। ये जो IFRS है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो मोर देन 100 कंट्रीज़ फॉलो करती है। तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है जिसको 100 से भी ज़्यादा कंपनी इसको फॉलो करती है। उसके बाद गैप और IFRS में हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि गैप और IFRS क्या है। तो गैप तो आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यूएस का, और IFRS जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज्ड ओवर 100 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका यूज होता है। गैप सिर्फ रूल बेस्ड होता है और अपना IFRS जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन बोथ प्रोवाइड रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड यूज़र को सारे इंफॉर्मेशन जो है रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और गैप प्रोवाइड सेपरेट ऑब्जेक्टिव, ये गैप का सेपरेट ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेस एंटिटी के लिए। जो भी बिजनेस एंटिटी है या नॉन बिजनेस एंटिटी है उनके लिए सेपरेट ऑब्जेक्टिव गैप देता है, लेकिन IFRS एक कॉमन ऑब्जेक्टिव देता है हर एक टाइप की एंटिटीज़ के लिए। तो यही दोनों डिफरेंस है यहाँ पे गैप का और IFRS का डेफिनेशन और उसके डिफरेंसेस दिए हुए हैं। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको। उसके बाद
यहाँ पे दिया है कि गैप जो है असेट एज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, द यूएस गैप फ्रेमवर्क डिफाइन एन असेट एज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। गैप असेट को कैसे डिफाइन करता है कि ये फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन आईएफआरएस वही असेट को कैसे डिफाइन करता है, वो बोलता है कि दिस इज़ द रिसोर्स जो कि हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है। मतलब ये देखिए, गैप ये बोलता है कि जो असेट है उसको बेच देंगे हमारे पास पैसा आ जाएगा फ्यूचर में, लेकिन आईएफआरएस क्या बोलता है कि इसको यूज़ करेंगे तो उससे हमें बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद ये कभी कभी पूछा जाता है लीफो फीफो क्या है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का तरीका होता है लीफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेज एवरेज कॉस्ट। फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट दोनों इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए काम आती हैं। तो आईएफआरएस में लीफो नहीं है, ये गैप में ही है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए किया जाता है। देन ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब, यहाँ पे डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल, particularly with regard to cross-border transaction, when the different division of multi-entity company are in the charge of their own profit, they are also responsible for their own return on investment capital. Therefore, when divisions are required to transact with each other, a transfer price is used to determine the cost. एग्जाम्पल के लिए, गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन डिवीजन में सोल्ड टू मार्केटिंग डिवीजन, और गुड्स फ्रॉम द पेरेंट कंपनी में सोल्ड टू फॉरेन सब्सिडरी विद द चॉइस ऑफ द ट्रांसफर प्राइस अफेक्टिंग द डिवीजन ऑफ टोटल प्रॉफिट अमंग द पार्ट ऑफ द कंपनी। सो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब होता है कि जो भी मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे उसकी कोई एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, या उसके इंडिया में भी कंपनी है और उसके ब्रांचेज जो है, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है फॉरेन बेस्ड भी हो सकती है। तो इंटरनली अगर कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को गुड्स या प्रोडक्ट सेल आउट करना है, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को कुछ गुड्स या प्रोडक्ट सर्विसेज सेल आउट करना है, तो इस केस में एक इंटरनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिटरमाइन होता है कंपनी के थ्रू इंटरनली, और उसके बेस पे ही एक दूसरे से वो एक्सचेंज होता है। सो दिस इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। उसके बाद यहाँ पे एक मेंशन है आर्म लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है। आर्म लेंथ प्राइस इज़ द प्राइस एट विच टू अनरिलेटेड एंड नॉन डिस्परेट पार्टीज वुड एग्री टू अ ट्रांजेक्शन। किसी भी एक ट्रांजेक्शन के लिए दो अनरिलेटेड पार्टी जो है तैयार हो जाते हैं, जिसको आर्म्स लेंथ प्राइस कहा जाता है। तो उसके कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, जैसे कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस, ये कभी पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ पूछा जाएगा तो 0.5 मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन पूछा जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि टू अनरिलेटेड एंड नॉन डिस्पैरेट पार्टी जो है एक ट्रांजेक्शन करने के लिए एक प्राइस पे डिटरमाइन हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो उसको आर्म्स लेंथ प्राइस कहा जाता है। सो इसके मेथड है, इसको एक बार गो थ्रू करिए और उसके बाद जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो इस चैप्टर फिनिश होने के बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो मैंने क्वेश्चन ये किए हैं कि 4-5 क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं जो इससे पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद इन ICAI विच ऑर्गेनाइजेशन टेक्स केयर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ICAI में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट कौन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, काउंसिल ऑफ ICAI। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बिल्कुल नहीं, ICAI भी नहीं। ICAI तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बनाती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाती है। सो ये डिफरेंस है दोनों में, तो इसका आंसर हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देन आता है सेकेंड क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 रिलेट टू। तो मिस्टर ये ने क्या सोचा कि सबसे पहले कुछ प्लानिंग और पॉलिसीज़, बिजनेस शुरू करने के लिए प्लानिंग और पॉलिसीज़ बनाए। तो आप इसमें देखिए पॉलिसीज़ कहाँ हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ रूल्स एंड क्राइटेरिया इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ रूल एंड क्राइटेरिया को रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे ही जो भी कंपनी एक्सचेंज पे, इस पे अपना स्टॉक एक्सचेंज पे
लिस्टेड है, उसके शेयर और डिबेंचर लिस्टेड है और जिसकी 50 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है, तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के ही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना होता है। तो उसका रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग एक सेट ऑफ रूल बताया था कि ग्रामर कैसे होता है इंग्लिश में, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ रूल होता है जिसके तहत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। देन क्वेश्चन आता है नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलेशन एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है? हमने पढ़ा था, टू हार्मोनाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, टू रेगुलेट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, टू फ्रेम अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ कंपनी फ्रेम करने की क्या ज़रूरत है? वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे वो करेंगी। और रेगुलेशन करने के लिए तो ICAI है, वो तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस को हार्मोनाइज करने के लिए अकाउंटिंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। देन क्वेश्चन है कि हु फ्रेम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन फ्रेम करता है? RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर, ICAI, ICSI। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया को फ्रेम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। क्वेश्चन है कि एट इंटरनेशनल लेवल हु फॉर्मुलेट द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? UNO, वर्ल्ड बैंक, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड बोर्ड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स JIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वीडियो आपको रिलेवेंट लगता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।